हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम यहाँ पर हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ये चैप्टर यहाँ पर स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। किस प्रकार भारत में यूरोपीय वासी आए थे और उनके आने के बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, किन किन यूरोपीय वासियों ने यहाँ पे क्या क्या दुर्दशा को बदला, इन सारे चीज़ों को इसमें कवर करने वाले हैं। जिसमें हम सबसे पहले आज कवर करेंगे यहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में। यूरोपीय भारत में क्यों आए थे? सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये आता है। जब 15वीं शताब्दी का अंत हुआ था, तब भारत को यहाँ पे सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत विश्व व्यापार का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बना हुआ था। भारत से निर्यात होने वाली कुछ वस्तुएं थी, जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, लौंग, रेशम, सूती वस्त्र, नील, चीनी, कीमती पत्थर। इन सारे चीज़ों को यहाँ पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें भारत से अलग अलग क्षेत्रों में जाया करती थी। यूरोप में इन वस्तुओं की बहुत अधिक मांग थी। जिस प्रकार यहाँ पे देखा गया, यूरोपीय वासी भारत में आए। यूरोपियों को भारत में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला अगर कारण देखा जाए तो यूरोपीय वासी भारत में आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए। उस समय यूरोप में मसाले अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा यहाँ पे महंगे बिकते थे, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है जो यूरोपीय के वासी थे ये कच्चे मीट को खाया करते थे और उसके लिए उन्हें मसाले की आवश्यकता होती थी, क्योंकि मसाले डालने से मीट की यहाँ पे जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बदल जाती थी। साथ में देखा जाए तो जो यूरोप के वासी है ये मीट को यहाँ पे उबाल करके खाना पसंद करते थे, जिसमें ऊपर से ही मसाले को छिड़क करके खाया करते थे और ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता था। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण भी बना हुआ था और यूरोप सीधे भारत से व्यापार करना भी चाहते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अरब एवं वेनिस के व्यापारियों का एक अधिकार को तोड़ना। भारत से सामान पहले अरब व्यापारियों के पास जाया करता था, फिर उसे वेनिस यानी कि इटली के व्यापारी पूरे यूरोप में जा कर के बेचते थे और इस कारण कीमत जो है कई गुना बढ़ा दी जाती थी। इटली का एक अधिकार बना हुआ था पूरे भारत के व्यापार पर। यूरोपीय देश इस बिचौलिया व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे और वे भारत के साथ अपना व्यापारिक संबंध को सीधा करना चाहते थे और एक अधिकार को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे इटली को देखा जाए तो सबसे पहले इटली का एक अधिकार बना हुआ था। इटली बहुत ही लंबे समय से भारत से यहाँ पे अलग अलग मार्गों से, जैसे कि जल और स्थल मार्गों से यहाँ पे व्यापार करता था और उसके बाद फिर वो उन सारे चीज़ों को यूरोपीय वासियों तक पहुँचाता था। यूरोप के वासी इटली के इस एक अधिकार व्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जलते थे। वे चाहते थे कि इटली का ये एक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। साथ में यहाँ पे देखा जाए 1453 ईस्वी में जब यहाँ पे कुस्तुनतुनिया का तुर्कों पर कब्जा किया गया था। ओटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और फलस्वरूप यूरोप और एशिया के जो पुराने स्थलीय व्यापार थे ये व्यापार यहाँ पे बाधित हो गए। अब यूरोप और एशिया के बीच जो सीधा संपर्क था ये सीधा संपर्क ना हो करके अब केवल यहाँ पे देखा जाए तो एक नाम मात्र का व्यापार बन गया था और इसलिए यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू किया गया। अगला कारण है पुनर्जागरण। यूरोप में वैज्ञानिक सोच और खोज की भावना यहाँ पे बढ़ी थी। कई समुद्री यात्राएं भी शुरू हो चुकी थी। नौवहन तकनीक का विकास। पुनर्जागरण होते ही इटली का धीरे धीरे यहाँ पर कंपास, एस्ट्रोलैब और बेहतर जहाज की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। इनके कारण लंबी समुद्री यात्राएं संभव यहाँ पे बन गई। आखिर में सबसे पहले कौन आए थे भारत?
सबसे पहले अगर देखा जाए तो पुर्तगाली भारत में आए थे और उनके बाद फिर धीरे धीरे अन्य यूरोपीय वासी भी आए थे, जिसमें सबसे पहले है पुर्तगाली, फिर है डच, फिर अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस। पुर्तगाली भारत में क्यों आए? अगर उनका उद्देश्य देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना, क्योंकि वे यहाँ पे मसालों के व्यापार से साथ में अपने यहाँ पे एक अधिकार को स्थापित करना चाहते थे। वे यहाँ पर अरब व्यापारियों का एक अधिकार को समाप्त करके अपना ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तन करना चाहते थे। भारत में व्यापारिक केंद्र को स्थापित करके समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे और पूरे एशिया में अपना साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। भारत का समुद्री मार्ग आखिर में यहाँ पे किसने खोजा था? सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाल थे, ये भारत की खोज करते हैं यहाँ पे 1498 में। वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाल से आए थे, लिस्बन के द्वारा यहाँ पे उन्होंने प्रस्थान किया था और 1498 में भारत पहुँचे थे। जब वे भारत में आए थे तब वे कालीकट केरल की ओर बढ़े थे, जहाँ पे उनका यहाँ पे जामोरिन के द्वारा स्वागत किया गया था। पुर्तगालियों का भारत में विस्तार। सबसे पहले वास्को डी गामा के बाद यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो भारत में आए थे और धीरे धीरे भारत की पूरी दुर्दशा को यहाँ पे बदल के रख दिया था। जब वास्को डी गामा भारत में आए थे तो वे यहाँ पे लिस्बन वापस लौट गए थे, लेकिन फिर कुछ समय के बाद 1500 लगभग 2 ईस्वी में वे पुनः भारत वापस आए और इस बार वे भारत में आने के बाद जामोरिन से यहाँ पे युद्ध भी किए थे। ऐसा माना जाता है कि जब उनका युद्ध जामोरिन के साथ में हुआ था तो उन्हें ऐसा अनुभव हो गया था कि भारत में अपनी यहाँ पे साम्राज्य को स्थापित करना उतना आसान नहीं है जितना अमेरिका वाले इलाकों में था। उन्होंने यहाँ पे पाया कि भारत में अपना एक अधिकार को स्थापित करने के लिए उन्हें युद्ध करना होगा, कुछ रणनीति चाल भी चलना होगा। तो उन्होंने यहाँ पे पहले तो जितने भी यहाँ पे अफ़गान वासी थे और साथ में बहुत सारे ऐसे लोगों से उन्हें युद्ध करना पड़ा था, जिसमें वो सबसे पहले यहाँ पर अरब बिचौलियों से युद्ध करते हैं और उस दौरान उन्होंने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार मुस्लिम जो भी व्यापारी थे, उन्हें जो भी यहाँ पे मुस्लिम बिचौलिया थे, वे व्यापार के क्षेत्र से हटाना नहीं चाहते थे और यहाँ पे धीरे धीरे पुर्तगाल के बीच यहाँ पे युद्ध जो है वो शुरू हुआ, जिसमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उन्होंने रणनीतिक चाल भी चली थी। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन भारत में 1505 ईस्वी में होता है और उन्हें यहाँ पे भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था। उनकी नीति यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। उनका सपना था कि हिंद महासागर वाले क्षेत्रों में अपना पूरा प्रभुत्व को स्थापित कर ले और इसी सपने को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया था। मुख्य विचार देखा जाए तो उनका सबसे पहले आता है समुद्री पर नियंत्रण करना, समुद्री व्यापार पर कब्जे करना और स्थल पर अधिक विस्तार यहाँ पे नहीं करने को यहाँ पे कहा गया था। साथ में उन्हें यहाँ पर मक्का और जो भी यहाँ पे इलाका था, कुछ इलाकों को यहाँ पे कब्जा करने को कहा गया था। इनका उद्देश्य था अरब जहाज़ों को रोकना, हिंद महासागर पर नियंत्रण को स्थापित करना और समुद्री शक्ति को मजबूत करना। अल्मेडा के समय में 1509 में दीव का युद्ध होता है, जिसे यहाँ पे चोल का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। इसमें अल्मेडा के साथ में मिस्र, अरब और गुजरात के लोगों की यहाँ पे संयुक्त सेना मिलकर के लड़ी थी और ऐसा माना जाता है कि इस सेना ने अल्मेडा के बेटे को यहाँ पे मार दिया था। यहीं से हिंद महासागर में पुर्तगाल की नौसैनिक शक्ति यहाँ पे स्थापित होती है। चोल का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें अल्मेडा
इन सारे लोगों को मार करके अपने बेटे का यहाँ पर बदला जो है वो ले लेता है। फिर आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत का सबसे महान पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इन्हें जाना जाता है और ये 1509 ईस्वी में भारत आए थे। अल्बुकर्क की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे कि 1510 में गोवा पर इन्होंने कब्जा किया था, बीजापुर से गोवा को छीना था और गोवा पुर्तगाल की राजधानी यहाँ पे बनाई गई थी। विवाह की नीति यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली नौसैनिक से यहाँ पे विवाह को लेकर के यहाँ पे रणनीति बनाई गई थी ताकि अस्थायी उपनिवेश को बनाया जा सके। प्रशासन के तौर पर देखा जाए तो इन्होंने किले बनवाए थे, व्यापारिक केंद्र बनवाए और नौसेना को यहाँ पे मजबूत किया था। धार्मिक नीतियों में ईसाई धर्म का प्रचार किया, बहुत सारे चर्चों का निर्माण करवाया। पुर्तगालियों के केंद्र के रूप में देखा जाए तो गोवा, दीव, दमन, कोचीन, कालीकट और बसीन, ये सारे कुछ यहाँ पे इनके प्रमुख केंद्र हैं। पुर्तगालियों की कुछ नीतियाँ थी, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉर्टेज सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा विख्यात था। कॉर्टेज सिस्टम में समुद्र में व्यापार करने वाले प्रत्येक जहाज़ को पुर्तगाल से यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता था और जिसके पास लाइसेंस नहीं होता था तो फिर उसका जहाज़ पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पे लूटा जाता था। व्यापार पर एक अधिकार, मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना और समुद्री शक्ति के रूप में उभरना, हिंद महासागर में मजबूत सेना को तैयार करना पुर्तगालियों का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था। अब इतनी बड़ी हस्ती यानी कि पुर्तगाल, कैसे आखिर में इनका यहाँ पे पतन होता है? यहाँ पे देखा जाए तो काउंट डी जो लाली है और साथ में बहुत सारे ऐसे और भी यहाँ पे फ्रांसीसी आए थे, डच आए, अंग्रेज आए। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे शुरुआती दौर पर पुर्तगाली आए थे और आने के बाद इनकी यहाँ पे जो एक अधिकार है वो भी स्थापित हुई, परंतु यहाँ पे अन्य जैसे कि यहाँ पे अंग्रेज की तरह ये अपने आप को भारत में स्थापित नहीं कर पाए। अल्बुकर्क के बाद फिर यहाँ पर दूसरे यहाँ पे अलग आए थे पुर्तगाली, जैसे कि यहाँ पर आए थे नूनो दा कुन्हा। उन्होंने भी यहाँ पे भारत में लगभग जो है पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी शक्ति का पतन होता है इनकी धार्मिक कट्टरता के कारण। पुर्तगाल वाले लोग जो है ये भारत में आकर के यहाँ के लोगों को जबरन धार्मिक परिवर्तन करते थे, कट्टरता का निर्माण यहाँ पे उन्होंने किया था। भारतीय लोगों को ज़बरदस्ती ईसाईकरण करके दबाव बनाना भी शुरू किया था और इन कारणों से इनके प्रति भारत के लोगों में बहुत ही यहाँ पे नकारात्मक धारणाएं बन गई थी। फिर ये भ्रष्टाचार, जब पुर्तगाली आए थे तब उन्होंने जहाज़ जितने भी बेड़े थे जहाजियों को सबको नष्ट करना शुरू कर दिया था। समुद्री वाले इलाकों में उन्होंने पूरा बर्बादी यहाँ पे किया था और भ्रष्टाचार जैसी यहाँ पर रणनीति को अपनाया था। छोटे देश होने के कारण सीमित संसाधन, पुर्तगालियों के पास उतना संसाधन नहीं था जिससे वो अंग्रेज या फिर अन्य यूरोपीय वासियों से लड़ सके। और साथ में यहाँ पे माना जाता है कि स्पेन के साथ में इनकी राजनीतिक संघ भी बनी हुई थी और जब स्पेन का पतन होता है तो उसी के साथ में यहाँ पे पुर्तगालियों का भी पतन होना शुरू हो गया था। डच और अंग्रेज का उदय हुआ और इतनी बड़ी हस्तियों के उदय होने से पुर्तगाली का यहाँ पे पतन होने लगता है, क्योंकि इनके जैसा यहाँ पे पुर्तगाली के पास सैनिक संगठन नहीं थे और ना ही इनके जैसा इतना ज़्यादा रणनीति। भारतीय शासकों का विरोध, पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तब उनकी जितनी भी यहाँ पर ईसाईकरण या फिर दबाव वाली नीति थी, इसके वजह से भारतीय शासक इनके प्रति विरोधात्मक यहाँ पर प्रयास कर रहे थे और फिर इनकी यहाँ पे पतन का कारण बना। प्रशासनिक कमजोरियाँ, माना जाता है कि जो पुर्तगाली यहाँ पे कंपनी थी या फिर जो लोग थे ये यहाँ पे प्रशासनिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे। इनकी यहाँ पे जो हेड थे यानी कि राजा, उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था और ये अनुशासित भी नहीं थे और जिनके वजह से इनकी यहाँ पर जो संगठन थी ये बहुत ही यहाँ पे कमज़ोर हुई
और धीरे धीरे यहाँ पे ये पतन की ओर बढ़ते चले गए। पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो उनके कुछ यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला था, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव आते हैं। सकारात्मक के तौर पर देखा जाए तो भारत में पहली बार यूरोप पे समुद्री शक्ति आई थी और उनके आने से आधुनिक जहाज रानी का विकास हुआ। नई फसलें आई, जैसे कि भारत में मिर्च, आलू, टमाटर, तंबाकू, काजू, पपीता, अनानास, मुद्रण कला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुर्तगाल के द्वारा ही लाया गया था। पश्चिमी स्थापत्य और समुद्री व्यापार का विकास भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पे हुआ था। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि समुद्री व्यापार पर एक अधिकार बना हुआ और धार्मिक उत्पीड़न भी किया गया था। जबरन भारतीयों के ऊपर अत्याचार हुआ। गोवा का यहाँ पे जैसे कि देखा जाए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। स्थानीय व्यापारियों को नुकसान भी यहाँ पे पहुँचा था और उपनिवेशवाद की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा यहीं से हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये एक पुर्तगाली की पूरी यहाँ पे रणनीति थी। इसके बाद फिर अन्य यहाँ पे जैसे कि डच और अंग्रेज भी आए हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।